स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका आयोजन यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया गया था। 2. ब्रिक्स के किसी भी सदस्य ने शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में आयोजित किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ब्राजील ने पर्यवेक्षक के रूप में यूक्रेन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक स्वायत्त संगठन है। 2. यह स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देता है। 3. यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को सहायता एवं परामर्श देता है, अतः कथन 2 सही है। यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ वार्ता एवं सहयोग भी करता है, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का दौरा करता है और विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केवल आय असमानता का माप है। 2. इसमें 0 का मान पूर्ण असमानता को दर्शाता है जबकि 1 का मान पूर्ण समानता को दर्शाता है। 3. लॉरेंज वक्र जनसंख्या के भीतर आय या धन के वितरण का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का उपयोग आय असमानता के माप के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी वितरण की असमानता को मापने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि धन का वितरण या जीवन प्रत्याशा, अतः कथन 1 सही नहीं है। 0 का मान पूर्ण समानता को दर्शाता है जिसमें सभी की आय समान है। 1 का मान पूर्ण असमानता को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति को सारी आय प्राप्त होती है और बाकी सभी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। लॉरेंज वक्र आय असमानता या धन असमानता का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है जिसे अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लॉरेंज ने वर्ष 1905 में विकसित किया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ क्षेत्रीय व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 1 सिंगापुर, 2 मॉरिशस, 3 ऑस्ट्रेलिया, 4 जापान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने विभिन्न देशों या क्षेत्रों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर जैसे देशों के साथ क्षेत्रीय व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा भारत ने एशिया प्रशांत व्यापार समझौता सहित अधिमान्य व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारत FTAs के संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूरोपीय संघ तथा इजराइल के साथ सक्रिय रूप से विमर्श कर रहा है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यों को केंद्रीय सहायता निधि आवंटित करने के लिए विकसित गाडगिल फॉर्मूला निम्नलिखित में पेश किया गया था। ए 4ठी पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 8वीं पंचवर्षीय योजना या डी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 4थी पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसका नाम समाज विज्ञानी तथा भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया है। इसे राज्यों के बीच योजना संबंधी निधि के हस्तांतरण के संदर्भ में 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार किया गया था।
चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए साझा समझ विकसित करने हेतु इसे स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया था। 2. इसमें यूक्रेन के 10 सूत्री शांति प्रस्ताव के सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। 3. ब्रिक्स के किसी भी सदस्य ने संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन। यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के 10 सूत्री शांति प्रस्ताव के केवल 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि उन पर भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापक सहमति थी, अतः कथन 2 सही नहीं है। ब्रिक्स के किसी भी सदस्य ने संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। ब्राजील ने यूक्रेन शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया, लेकिन विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। रूस, चीन, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1. प्रश्नकाल, 2. शून्यकाल, 3. स्थगन प्रस्ताव, 4. अविश्वास प्रस्ताव। उपर्युक्त में से कौन से कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के उपकरण है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण। संसद कई तरीकों से सरकार की कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण रखती है और जवाबदेही तथा लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित करती है। कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान विधायक कार्यकारी नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर बहस तथा विचार विमर्श करते हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जैसे साधन संसद सदस्य को कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाते हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। 2. यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्था है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है, अतः कथन 1 सही है। IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्था है, अतः कथन 2 सही है। विकास को प्रोत्साहित करके IFC आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है और लोगों के जीवन में सुधार लाता है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. KCC योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा RV गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। 2. RBI किसानों को KCC पर 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल RV गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था, अतः कथन 1 सही है। भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे उन्हें 4% प्रतिवर्ष की बहुत रियायती दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह योजना बैंकों को KCC योजना के संचालन के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है तथा कार्यान्वयन करने वाले बैंकों के पास संस्थान या स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें अपनाने का विवेकाधिकार होगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा आवास होगा। 2. बेतवा नदी अभयारण्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। 3. इसमें सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें खुले घास के मैदान हैं, जिनमें सूखे पर्णपाती पेड़ और झाड़ियां हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा आवास होगा।
इससे अफ्रीका से चीतों को फिर से लाने की अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अतः कथन 1 सही है। चंबल नदी अभ्यारण्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसमें सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें शुष्क पर्णपाती पेड़ों और झाड़ियों के साथ खुले घास के मैदान शामिल हैं। हालांकि नदी घाटियां सदाबहार हैं, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंटार्कटिक संधि 1991 के लिए पर्यावरण संरक्षण पर मैड्रिड प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. अनुसंधान उद्देश्यों के लिए IAEA समर्थित परमाणु संयंत्रों की स्थापना करना। बी. अंटार्कटिका में वाणिज्यिक खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना। सी. अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करना। या डी. संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन तथा मनोरंजक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।